काम ऐसा करें कि पहचान बच जाए, और जब कदम रखें तो वो एक शानदार निशान बन जाए। और ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन हमें ज़िंदगी इस कदर जीनी चाहिए कि एक मिसाल बन जाए। नमस्कार, धरती धुरारी में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं तरुण व्यास, और आज एक ऐसी ही मिसाल से मुलाकात करेंगे जिन्होंने अपने काम से, अपने नाम से सबको चौंका दिया और ऐसा कह दिया कि यस आई कैन डू, और ऐसा कर दिखाया। जब भी उन्होंने टीम को लीड किया तो टीम आगे बढ़ती चली गई। हमारे साथ धरती धुरारी में आज मुलाकात हम करेंगे एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक पुलिस श्री राजेंद्र सिसोदिया जी। बहुत बहुत स्वागत आपका धरती धुरारी। धन्यवाद तरुण जी। और आपको देखकर एक एनर्जी हमारे स्टूडियो में ही आ गई सर, क्योंकि जब ड्रेस कोड में जब हम पुलिस को देखते हैं तो ऐसा विश्वास, आत्मविश्वास जागता है कि यस कुछ है, कोई बात है जो हम सुरक्षित हैं। लेकिन आप तो हर सुबह जब निकलते हैं तो ऐसा शाम तक ये माहौल रहता है कि वायरलेस ऑलवेज चालू। तो कैसी सुबह होती है आपकी? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, सुबह की शुरुआत हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि सुबह का समय ऐसा होता है कि हर व्यक्ति को अपने ऑफिस, अपने कार्यस्थल पर पहुंचने की जल्दी होती है। तो हमारे लिए एक चुनौती है कि हम सभी आदमियों को सही समय पर ऑफिस पहुंचे। इसके लिए उसको सुगम यातायात मिले, उसके जो रास्ते की राहें हैं वो आसान मिले, कहीं कोई ट्रैफिक जाम नहीं मिले। तो इसलिए सुबह सुबह हमारी टीम काम पे लग जाती है, और उसके बाद व्यवस्था इस तरह से हम करते हैं कि सभी लोग समय पे अपने कार्यस्थल पर पहुँचे। जहाँ तक व्यक्तिगत बात है तो सुबह की मैं जल्दी उठने वाला प्राणी हूँ। सुबह जल्दी उठ के और प्रयास यही रहता है कि घंटे भर योगाभ्यास कर लिया जाए, ताकि योगा करने से जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी ही दिन भर काम आएगी। क्योंकि हमारे जो वर्किंग आवर्स है वो कई बार 16 घंटे, 18 घंटे तक होते हैं। तो उस एनर्जी के लिए ज़रूरी है कि आप सुबह कुछ ऐसा करो कि आप बिल्कुल रिफ्रेश और रिचार्ज होके अपने कार्यस्थल पर, अपनी ड्यूटी पर पहुंचो। तो सर, ये आज आप जो काम कर रहे हैं इसमें तो बहुत मुस्तैदी से लगे रहते हैं, लेकिन जब बचपन होता है तो वो बिल्कुल खुला होता है। कब उठ रहे हैं और कब खेल रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, एक वो अलग अंदाज होता है। तो बचपन की अगर बात करें तो बचपन में आप कैसे थे और क्या सपना था, क्या बनना था? बिल्कुल, मैं बहुत ही भाग्यशाली रहा। अपने परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था, तो शुरू से ही लाडला रहा परिवार का। तो शुरू में बिल्कुल सभी का प्यारा दुलारा होने की वजह से कभी कोई दबाव नहीं रहा। और दूसरा, पढ़ाई लिखाई में अच्छा होने की वजह से न केवल घर पे बल्कि स्कूल में भी टीचर्स का फेवरेट स्टूडेंट रहा। करीब करीब हमेशा मैं क्लास में तो प्रथम आता ही था। इसके अलावा स्कूल में भी करीब करीब प्रथम 1-2 विद्यार्थियों में ही मेरा नंबर होता था। अरे वाह। तो उसकी वजह से एक बड़ा प्यार, दुलार, स्नेह सभी का मिलता था। मेरा जन्म नागौर जिले के एक छोटे से गांव कालवी में हुआ, और प्रारंभिक शिक्षा मेरे पिताजी सरकारी सेवा में थे, इसलिए उनका राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफ़र होता रहता था। तो अलग अलग स्थानों पर मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई, और उसके बाद कॉलेज की शिक्षा जो मेरी थी वो मैंने MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से BE किया। वाह। तो आपकी अलग अलग जगह से जो शिक्षा हुई, और कहते हैं जो बच्चा अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों की संस्कृति और वहाँ की बातों को समझता है, वो सर्वांगीण विकास हो जाता है मानसिक का। तो आप कैसे इसको देखते हैं कि इतनी जगह आप पढ़े और इतनी सारी जानकारियाँ, इतने सारे कल्चर देखना? बिल्कुल, ये आगे मेरे लिए बहुत उपयोगी रहा। जब मैं राजस्थान पुलिस सेवा में आया तो मेरा पदस्थापन भी, जिससे मेरी स्कूलिंग अलग अलग जगह से हुई, उसी तरीके से मेरा पदस्थापन भी राजस्थान के सभी संभागों में मेरा पदस्थापन अलग अलग स्थानों पर रहा। तो उस समय जो अलग अलग जगह रहने से जो अनुभव हुआ, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग लोगों को जानना, उनकी भाषा को समझने का जो मौका मिला, वो सर्विसेज में भी मुझे काफ़ी उपयोगी रहा, और हमेशा लोगों से जुड़ाव करने में मुझे काफ़ी आसानी रही। एक जुड़ाव के लिए कहते हैं कि एक बच्चे में एक सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना, खेल में कुछ रुचि होना, और मतलब कुछ हॉबीज़ होती हैं जो कि इंसान को और भी बहुत सी चीज़ें जानने के लिए प्रेरित करती हैं। तो आप कभी स्कूल में जैसे फंक्शंस होते हैं, 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त हुआ, या बाल सभा हुआ करती थी, तो आप उस बाल सभा में क्या चीज़ें करते थे? मेरी जो रुचि थी शुरू से ही, क्योंकि पढ़ने लिखने में ठीक था, तो क्रिएटिव राइटिंग में थी। स्कूल में भी जो और कॉलेज में भी जो हमारी पत्रिका निकलती थी उसका संपादक रहने का भी मुझे मौका मिला। और खेल में भी मेरी रुचि थी, टेनिस का मुझे शुरू से ही शौक था। लॉन टेनिस? हाँ, लॉन टेनिस। और जब सर्विस में आया तो मैं उसके बाद जब भी मुझे समय मिला, हालांकि पुलिस सेवा में आप जानते हैं कि समय का थोड़ा अभाव रहता है, और
काफ़ी समय की दिक्कत रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने प्रयास करके और अपने जो हॉबी थी टेनिस खेलने के लिए समय निकालता रहा। और उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि राजस्थान पुलिस की टीम में भी मेरा चयन हो गया, और अखिल भारतीय जो पुलिस लॉन टेनिस प्रतियोगिता होती है उसमें कई बार राजस्थान पुलिस की तरफ से हमने रिप्रेजेंट किया, और राजस्थान पुलिस का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा। आज भी जब भी मुझे समय मिलता है मैं लॉन टेनिस खेलने के लिए समय निकाल के और प्रयास करता हूँ कि इस अभ्यास को निरंतर जारी रखें। ये बहुत अच्छी बात है, और मैं इस चीज़ को यूँ समझ सकता हूँ कि एक जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि नहीं नहीं अब समय हो गया, अब मैं नहीं कर सकता, मेरे पास और काम है। लेकिन आपको देखकर ये सीखा जा सकता है कि पुलिस की जॉब 24 घंटे की जॉब कही जाती है, कि हमेशा काम में रहते हैं, कभी भी कॉल आ जाती है, लेकिन उस बीच अपनी उस अभिरुचि को आप पूरा करते हैं, और वही अभिरुचि आपको राजस्थान पुलिस में जब आप खेल प्रतियोगिता होती है तो वहाँ पर आप नंबर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि आपकी कोई हॉबी है या आपका कोई खेल के प्रति रुझान है, तो उसमें जो आप समय दोगे, चाहे 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी दोगे जी, उससे आपको आपकी हेल्थ को इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप जो काम जो 14 घंटे करने की आपकी कैपेसिटी है, 13 घंटे 12 घंटे करने की कैपेसिटी है, तो वो 1-2 घंटा वो कैपेसिटी उस खेल की उस फिटनेस की वजह से आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। मतलब आप जो काम 12 घंटे कर रहे हो तो आप 14 घंटा काम करने की एनर्जी आपको उससे मिलेगी। तो ये एक पुलिस अधिकारी के रूप में मुझे इससे काफ़ी सहायता मिली कि आपकी फिटनेस आपके कई जगह बहुत काम आती है। अच्छा, स्कूल टाइम हमेशा हमें याद रहता है, और वो टिफ़िन खुलता है तो मम्मी के बनाए हुए पराठे, और वो अगर वो मिर्ची रखी होती है या अचार रखा होता है, उसकी खुशबू आज भी हमें याद आती है, मुझे भी याद आती है। तो आपको स्कूल में रहते हुए कोई ऐसा वाकया या ऐसी कोई बात जो हमेशा जहन में गूंजती है कि वो दिन था मुझे बहुत अच्छा लगा, या वो दिन था जब मैंने शरारत की, क्या कुछ ऐसा कुछ याद आता है? ऐसी तो कई घटनाएं हैं जिसमें स्कूल में कुछ शरारत की और शरारत करने के बाद पकड़े भी गए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया टीचर्स का मेरे प्रति स्नेह रहता था, तो ठीक है, जो दूसरों को जितनी डांट डपट पड़नी चाहिए, जो पिटाई होनी चाहिए थी, उस समय स्कूल में पिटाई भी खूब होती थी। आज की तरह नहीं था कि तो टीचर्स बिल्कुल हाथ उठाने में कोई देरी नहीं करते थे और पेरेंट्स को बुला के कि आपके बच्चे ने ये शरारत की है। लेकिन मैं इस मामले में काफ़ी भाग्यशाली रहा कि इस तरह की कई शरारतें हुई, लेकिन टीचर्स ने थोड़ा बहुत समझा बुझा के मुझे और मोटिवेट ही किया कि देखो तुम्हारा जिस तरह का पढ़ने का तरीका है, जिस तरह का तुम हो, अगर तुम इस तरह की चीज़ें करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वो चीज़ मेरे जल्दी समझ में आ गई, और उन्हीं टीचर्स की बदौलत है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो मुकाम हासिल करना चाहता था उन तक पहुंच सका। तो ये एक बहुत एक जानने वाली बच्चों के लिए बात है कि जब आपने आरपीएस के लिए जब शुरुआत की, पढ़ाई की, और फिर आप राजस्थान पुलिस में आए, तो एक मेहनत, आजकल जैसे हम देखते हैं बहुत वॉकआउट हो जाते हैं बच्चे कि भाई नहीं मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर पा रहा, एक तनाव ले लेते हैं। आप उन्हें क्या कहेंगे? और फिर उसके बाद में जो आपके साथ हुआ, फिर आप पहुँचे आगे, उस थोड़ी सी यात्रा को बताएं। जैसा कि मैंने बताया, मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ और शुरू में ही ग्रामीण परिवेश के बच्चों में एक प्रशासनिक सेवाओं के प्रति, पुलिस सेवाओं के प्रति जो आकर्षण होता है वो मुझे भी था। और जैसे ही मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की तो मेरे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, जॉब की काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन चूँकि वो जो बचपन में जो एक आकर्षण बैठा हुआ था प्रशासनिक सेवाओं के प्रति, पुलिस सेवाओं के प्रति, तो मैंने उसकी तैयारी की और पढ़ने में ठीक होने की वजह से मेरा चयन हो गया और राजस्थान पुलिस सेवा में काम करने का मुझे अवसर मिला। जी, तो आपकी सबसे पहले कहाँ पोस्टिंग रही, और जो एक चैलेंजिंग जॉब होता है उसमें कहीं कोई ऐसा वाकया या पुलिस में रहते हुए वो चीज़ जो आज आपको याद आती है कि यस वो दिन था और मैंने अपनी टीम को लीड किया और हमने बहुत बड़ी सक्सेस पाई? ऐसे कई वाकया हैं। मेरी प्रारंभिक जो प्रशिक्षण काल था वो तो उदयपुर में हुआ और उसके बाद फिर जोधपुर में मेरा पदस्थापन रहा। जोधपुर पदस्थापन मेरा लंबे समय तक रहा, लगभग 4 साल तक मैं जोधपुर में मेरी पोस्टिंग रही थी। उस समय के कई वाकये हैं जिनको ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं बताऊंगा, पर कुछ ऐसी घटनाएं थी जो आज भी मुझे याद आती है। जैसे जब मैं वहाँ पदस्थापित था तो एक एयरफोर्स का कार्मिक था, उसने घर पे उसके कोई काम करने वाली बालिका थी 13-14 साल की, उसके साथ रेप किया और उसका मर्डर कर दिया। तो हमने उसको न केवल पकड़ के और उसका कोर्ट में जल्दी चालान पेश किया, और केस ऑफिसर स्कीम चलती है हमारे पुलिस में, उस केस ऑफिसर स्कीम में हमने कोर्ट में उसकी ट्रायल को भी बिल्कुल फॉलोअप किया और उस मुलजिम को फांसी की सज़ा दिलवाई। तो जिस दिन उसको फांसी हुई उस दिन हमें बड़ी खुशी मिली कि कम से कम हमने उस जो 13-14 साल की बालिका थी
उसको न्याय दिलवाया। ऐसा ही एक वाक़या और मेरे जहन में आता है। एक जर्मन महिला जोधपुर पर्यटक थी, घूमने आई थी, तो उसके साथ कोई टैक्सी वालों ने रेप किया। तो उनको मुलजिमों को हमने विदिन 24 आवर्स न केवल पकड़ लिया, 7 दिन में उसका चालान पूरा करवा के और कोर्ट में ट्रायल को करके और उन मुलजिमों को आजीवन कारावास की सज़ा दिलवाई जी। तो ये इस तरह की घटनाएं हैं कि जिसमें आप इस तरह का काम करते हो तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भारत की छवि जो कि उस घटना की वजह से जो धूमिल होती थी वो नहीं हुई, और एक ये मैसेज गया कि भारत में जो न्याय प्रणाली है इतनी अच्छी है कि मात्र 7 दिन में न केवल मुलजिम पकड़ लिए बल्कि उनको सख्त कानून की तरफ से सजा भी देने की कार्रवाई की गई। जी। और हमने तो आपके बारे में बहुत पढ़ा, जब द्रव्यवती नदी की बात चलती है, बड़ा खूबसूरत सा प्रोजेक्ट जो है वो निकल कर सामने आया था और पूरे जयपुर से एक नदी बीच में से निकलनी थी द्रव्यवती, और वहाँ बहुत एनक्रोचमेंट था, अतिक्रमण था, और आपने बहुत मुस्तैदी से बहुत फास्ट तरीके से उस चीज़ पे काम किया। ऐसे ही गोपालपुरा बाईपास वाला, तो कई चैलेंजेस उस वक्त आते होंगे सर, काफ़ी परेशानी। हाँ बिल्कुल, ये मेरे एक पुलिस अधिकारी के रूप में हमें अलग अलग सेवाओं में अलग अलग स्थान पर डेपुटेशन में काम करने का मौका मिलता है। मुझे भी जयपुर विकास प्राधिकरण में मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन के पद पर काम करने का मौका मिला, और उस समय जो मेरा कार्यकाल था वो मुझे आज भी मेरे जहन में याद रहता है। उस समय जो 2-3 बड़ी घटनाएं जैसे अभी आपने जिक्र किया, एक तो गोपालपुरा बाईपास था, ये टोंक रोड से निकलने वाली एक मुख्य मार्ग था, लेकिन उस पर इतने अतिक्रमण थे कि वो बिल्कुल संकड़ी गलियों की तरह हो गई थी जी। तो उसको हमने टेकअप किया और 1 महीने तक लगातार अभियान चला, जो बताते हैं कि उस समय का जेडीए का अब तक का सबसे बड़ा अभियान था कि लगातार 1 महीने तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, और करीब 500 के करीब अतिक्रमण जो थे मुख्य मार्ग पर वो हमने ध्वस्त किए, और वो जहाँ पर बिल्कुल संकड़ी सी रोड थी, एक 8 लेन का मार्ग आज बन गया। आज भी जब उस रोड से हम गुजरते हैं तो बड़ी खुशी होती है, एक गौरव का अनुभव होता है कि हाँ ये मेरे कार्यकाल में मैंने ये काम कर दिखाया जी। इसी तरीके से जो द्रव्यवती नदी का आप बता रहे हो, जब इस तरह का ये प्रोजेक्ट आया था तो उस समय करीब 1000 से अधिक अतिक्रमण उस पर चिन्हित किए गए थे। तो तब लग रहा था कि जयपुर शहर के बीचों बीच जो ये अतिक्रमण है क्या हम हटा पाएंगे, लेकिन मेरे टीम ने बड़ा अच्छा काम किया और टीम वर्क से हमने कार्रवाई करते हुए लगभग जो 1000 अतिक्रमण थे पूरे के पूरे हटाने में हमें सफलता मिली जी। तो ये काम करने के बीच कहीं एक राजेंद्र जी के मन में मनोरंजन के लिए कोई चीज़ आती है, तो क्या आप कभी कोई गीत सुनना पसंद करते हैं? क्योंकि जब यूँ कहते हैं कि आपके मतलब एक प्रेशर वर्क हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब पब्लिक को भी देखना है, अपना काम भी करना है और कानून का पालन भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप साथ लेकर चलते हैं। इस बीच कहीं अपने लिए कोई वक्त निकाल पाते हैं, कुछ लिखने का या फिल्म देखने का या गीत सुनने का, या कुछ ऐसा वक्त मिल पाता है? हाँ, गीत सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन गाने में मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, तो इसलिए कभी मैंने प्रयास भी नहीं किया कि कोई गाना वाना गा के कुछ लोगों को बोर करूं। मेरी जो रुचि मैंने बताया था कि लॉन टेनिस खेलना है, और जब भी मुझे समय मिलता है मैं उसको टेनिस खेल के और वापस अपने को रिचार्ज कर लेता हूं। इसके अलावा जब भी पुलिस की सेवा में 2 ही दिक्कतें हैं, एक तो परिवार को समय कम दे पाना और एक खुद का जो आपकी हॉबी है, रुचि है, उसके लिए समय निकाल पाना। तो जब भी समय मिलता है परिवार के साथ जाके मूवी देखना, उनको टाइम देना, वो मैं कोशिश करता हूँ। अभी वर्तमान की बात करें तो आप एडिशनल डीसीपी हैं ट्रैफिक पुलिस जयपुर, और यहाँ भी बहुत जिम्मेदारी वाला काम हो जाता है कि ट्रैफिक संभालना और ऐसे लोगों को भी संभालना जो कि देखिए, मैं ये चीज़ देखता हूँ कि ट्रैफिक के रूल सब पालन करते हैं और करने चाहिए, लेकिन कुछ लोग पालन नहीं करते हैं, वो समझते ही नहीं है, वो कहते हैं नहीं हम तो इधर से भी निकल जाएंगे उधर से भी। तो अभी कितने चैलेंजेस हैं यातायात पुलिस को लेकर? मैं पिछले लगभग 3 वर्ष से जयपुर शहर में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात के पद पर पदस्थापित हूँ, और वर्तमान में जो जयपुर शहर का जिस तरह से विकास हो रहा है जी, और उसको देखते हुए अगले आने वाले समय में जयपुर पुलिस में यातायात एक बहुत बड़ी चुनौती होने जा रहा है। अभी भी वर्तमान में भी है, लेकिन आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आप देखें लगभग 20,000 वाहन प्रति माह जयपुर में सड़कों पर नए आ रहे हैं, और उसके हिसाब से जो जिस तरह की प्लानिंग करके और हमें सड़कें बनानी है, फ्लाईओवर बनाने हैं, रेलवे ब्रिज बनाने हैं, अंडर ब्रिज बनाने हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें जो आपने बताया अभी कि लोग ध्यान नहीं देते, तो इसका मुख्य कारण ये है लोगों में जागरूकता का अभाव है। तो हम प्रयास करते हैं कि लोगों को समय समय पर अभियान चलाते हैं, लोगों को यातायात नियमों के प्रति
जागरूक करते हैं, उनको बताते हैं कि आप वाहन चलाते समय अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो न केवल आप अपनी खुद की सुरक्षा बल्कि जो दूसरे लोग रोड पे हैं उनकी सुरक्षा को भी आप खतरे में डाल रहे हो। इसके लिए समय समय अभियान चलते हैं। हमारे यहाँ एक यातायात शिक्षा की विंग है जो निरंतर स्कूलों कॉलेजों में जा जाकर जो विद्यार्थी हैं उनको भी यातायात नियमों की जानकारी देते हैं, उनको सिखाते हैं। इसके अलावा एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी हम करते हैं। जब हमें लगता है कि लोग यातायात नियमों के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं तो उनके चालान की कार्रवाई, हेलमेट चालान की कार्रवाई, रेड लाइट जंप की कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाइयाँ भी निरंतर हम अभियान के रूप में करते रहते हैं। लेकिन एक जैसे ये हेलमेट हुआ, बेल्ट हुआ, सीट बेल्ट लगाना और रेड लाइट पे रुकना, ग्रीन लाइट, इन सब के पालन करना, इसके उपरांत कुछ चीज़ें ऐसी देखने में आती है जब आम नागरिक होने के नाते हम देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद हमारे पास कुछ पावर हो तो हम उनको कहें ऐसे ना करें। जैसे जो डिवाइडर है उस पर से कोई गाड़ी नहीं जाएगी, आगे यू टर्न है, घूम के आ सकते हैं आप, पर वो डिवाइडर से मोटरसाइकिल निकालना, और आजकल कुछ 4 व्हीलर ऐसे 4x4 आते हैं तो वो उसके ऊपर से निकाल लेते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता। हाँ, इसके लिए समय समय पर सख्ती करते हैं। एनफोर्समेंट की जो कार्रवाई होती है वो करके और इस तरह के लोगों के चालान की कार्रवाई करते हैं, वाहन जब्त करते हैं, ताकि हालांकि बुरा लगता है जिसका वाहन एक बार जब्त हो गया और पैदल पैदल घर जा रहा है, लेकिन वो एक उसके लिए सबक के रूप में होता है। जैसे आपने रेड लाइट जंप किया या बिना हेलमेट चले तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई होती है। तो वो इसीलिए की जाती है कि आपको ये एहसास हो कि आपने गलत किया है और आगे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करें। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इस तरह की कार्रवाई करते हैं। और एक चीज़ आप काफ़ी ये भी देखते होंगे कि जब भी कोई किसी का वाहन पकड़ा जाता है तो तुरंत मोबाइल निकाल कर पता नहीं किससे बात करवा रहा होता है, और इस बीच बहुत सी ऐसी वो, लेकिन कुछ जो है उनको छोड़ना पड़ता है और कुछ नहीं आपका चालान कटेगा, आप किसी को भी नहीं जानते। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। हम देखते हैं, मैंने एक जगह देखा था, एक ने बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों के नाम लेने लगा वो व्यक्ति, उन्होंने कहा आप चालान कटवा लिए फिर बात करूंगा मैं। ये कितनी अच्छी बात है। और ये जो सीख है, और आजकल एक चीज़ और बहुत अच्छी है, बड़े प्यार से बात करते हैं और बड़े प्यार से चालान काट दिया जाता है। बिल्कुल, ये आप जो कह रहे हो बड़ी हम कोशिश यही करते हैं। मैं इसका एक आपको उदाहरण दूंगा जी। मेरे अधीनस्थ एक ASI था, जोधपुर की बात है, तो वो उस समय ट्रैफिक में उसकी पोस्टिंग थी और उसका बच्चा घर से मोटरसाइकिल पे आ रहा था, उसकी खुद की वहाँ ड्यूटी थी। उसने उस बच्चे को रोका, हेलमेट नहीं लगाया हुआ था और उसका चालान बना दिया। उस समय शायद 100 रुपये का चालान होगा, अब तो काफ़ी बढ़ गया वो। तो ये बात घूमते फिरते मेरे तक भी पहुँची, तो मैंने उसको बुला के पूछा, मैंने कहा तुम्हारा बच्चा मोटरसाइकिल पे जा रहा था, तुमने उसका चालान काट दिया, ये मैंने सुना, सही बात है? उसने कहा बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा उसको समझा देते, डांट डपट कर देते। तो उसने कहा बिल्कुल समझा तो मैं कई बार चुका था, डांट डपट भी कर चुका था और मेरी जेब से 100 रुपये भी लग गए, लेकिन उस बच्चे को वो सबक मिल गया कि अब ज़िंदगी में वो बिना हेलमेट लगाए कभी घर से नहीं निकलेगा। क्यों? उसको पता है कि मैं सिफारिश किससे कराऊंगा, मेरे पिताजी से ही तो कराऊंगा। जब पिताजी ने खुद नहीं चालान काट दिया तो मेरे 100 रुपये तो लग गए, लेकिन अब मैं निश्चिंत हो गया कि अब मेरा बेटा बिना हेलमेट के कभी भी घर से नहीं निकलेगा। ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन एक बात आपके माध्यम से ये संदेश जाना ज़रूरी है सर, कि बहुत से पेरेंट्स जो हैं इस बात में बड़ी खुशी महसूस करते हैं, देखिए हमारा बच्चा तो 13-14 साल का, 15 साल का, ये भी देखो मोटरसाइकिल चलाता है, कार में स्टीयरिंग घुमा लेता है, आराम से कार चलाने के लिए माता पिता गोद में बैठा कर रख लेते हैं और वो इस पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन जो बच्चा बाहर गाड़ी लेकर खुद से निकल जाता है तो उसे स्पीड का ज्ञान नहीं होता और वो कुछ ऐसा कर बैठता है जो नहीं होना चाहिए। आप इस बारे में सभी पेरेंट्स को क्या कहेंगे और क्या उम्र है कि बच्चों को गाड़ी उस वक्त ही दी जाए? बिल्कुल, ये जो मैंने अभी जो उदाहरण दिया था, इस उदाहरण देने के पीछे मेरा मकसद यही था कि पेरेंट्स तक ये मैसेज पहुंचाना कि देखो उस पिता ने अपनी जेब से 100 रुपये तो खर्च कर दिए, लेकिन उसने जो अपने बेटे को जो संदेश दे दिया उससे उसकी ज़िंदगी में कभी दुर्घटना होके, और अगर गलती से कभी दुर्घटना हो भी गई तो अगर वो हेलमेट लगा के चलेगा तो उसकी ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी। तो मैं भी सभी पेरेंट्स से यही अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों को जब तक उनको निर्धारित आयु सीमा है उससे पहले वाहन नहीं दें, और जैसे ही वो उस एज लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो वाहन चलाने की अनुमति दें, तो उसको ये कहें कि बेटा हेलमेट लगा के ही चलना है, यातायात नियमों की पूरी पालना करनी है, तो तभी हम अपने परिवार को सुरक्षित कानून भी हो गए हैं कि बिल्कुल बच्चा ऐसा हो तो माँ बाप को, हाँ, अगर नाबालिग बच्चा वाहन चला रहा है तो जो वाहन मालिक है वो भी जिम्मेदार होगा, उसका भी चालान होगा जी। और ये जो स्कूल में बच्चे पहुंचते हैं, बसेस लगी होती हैं स्कूल में, लेकिन जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो वो खुद की गाड़ियां लेकर जाने लगते हैं, हालांकि उनकी उम्र नहीं होती
पर इस बीच क्या स्कूल और शिक्षकों की भी जिम्मेदारी क्या बन जाती है, कैसे उन्हें समझाया जाए, क्या कहा जाए? बिल्कुल, ये स्कूल और कॉलेजों की भी जिम्मेदारी है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम करीब करीब जयपुर के सारे स्कूल और कॉलेजों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ उन तक न केवल बच्चों से बात करते हैं बल्कि टीचर से भी बात करते हैं कि इस तरह से अगर बच्चे आपके यहाँ कोई कम एज के हैं तो उनको वाहन लेके आने की अनुमति नहीं दें, स्कूल के अंदर आने ही नहीं दें, और अगर निर्धारित एज वाले बच्चे हैं तो वो हेलमेट लगा के आएँ। अगर हेलमेट लगा के नहीं आते हैं तो उनको फिर स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं करने दें। तो ये लगातार समझाइश का, जागरूकता का हमारा अभियान निरंतर चलता है। हमारी यातायात शिक्षा की जो विंग है वो लगातार ये काम स्कूलों कॉलेजों में जाके करती है। जब आप लोग इस समझाइश को और बड़े लेवल पे कर देते हैं कि एक महीना ही इसको समर्पित हो जाता है कि यातायात सुरक्षा का ये माह है, आप और हर जगह मैंने अब ज़्यादातर देखा है पुलिस समझाइश ज़्यादा करती है, ट्रैफिक पुलिस चालान कम काटती है, मैंने कई बार देखा ये, लेकिन समझाने के बाद भी लोग नहीं मानते। तो ये जो अपन करते हैं 1 महीना दिया, तो क्या ये 12 महीने नहीं होना चाहिए कि ऐसा ही हो? बिल्कुल, ये जो आप बात बता रहे हैं, पहले यातायात सप्ताह मनाया जाता था, फिर अब आजकल यातायात माह मनाया जाता है जो कि जनवरी से फरवरी माह के बीच चलता है जी। तो ये माह इसलिए मनाया जाता है कि इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 11 महीने तो आप यातायात नियमों की अवहेलना करके और करो। होता ये है कि जो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें धीरे धीरे कोई चीज़ें अपनी व्यस्तता की वजह से हम धीरे धीरे उनको अवहेलना करना चालू कर देते हैं। तो उसको पुनः याद दिलाने के लिए, उसको उस पर फोकस करने के लिए ये अभियान चलाया जाता है कि साल के शुरू में ये अभियान चला के हम याद दिला देते हैं कि भाई ये यातायात नियम है, इनकी आपको पालना करनी है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इस दृष्टिकोण से ये अभियान चलाए जाते हैं। जी, तो ये अभियान आप जब चला रहे होते हैं तो बहुत से लोगों को समझ में भी आता है, कुछ लोगों को नहीं आता, खैर वो धीरे धीरे समझते चले जाते हैं। इस अभियान के बारे में मैं आपको बात बताऊं, कई बार हमें भी अभियान से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कई ऐसी जानकारियां मिलती है। जैसे बीच में हमने एक नो हॉकिंग का अभियान चलाया था कि लोग अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाते हैं। रेड लाइट है, रेड लाइट पे आगे वाला वाहन रुका हुआ है, पीछे हॉर्न बजाता रहता है, या ट्रैफिक का प्रेशर है और वाहन धीरे धीरे रेंग के चल रहे हैं, पीछे वाला लगातार चाहे कितना ही हॉर्न बजाए आगे वाला उसको साइड देके नहीं निकल सकता। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने नो हॉकिंग का अभियान चलाया। और जब वो अभियान चलाया तो मेरे पास इतने ऐसे लोगों के फीडबैक आए। एक रिटायर्ड मुख्य सचिव जो चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के 4 साल तक रहे, उन्होंने मुझे ये बताया कि आपका अभियान बहुत सही है, और उन्होंने अपना उदाहरण बताया कि मैंने पिछले 14 साल से एक बार भी हॉर्न नहीं बजाया। क्या बात। एक RS अधिकारी जो मेरे बैचमेट थे, उन्होंने बताया कि 2013 के बाद में मैंने हॉर्न बजाया ही नहीं। तो मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा। और ये चीज़ हमने जब अभियान में लोगों को बताई कि अगर 10 साल से एक आदमी बिना हॉर्न के काम चला रहा है तो आप अनावश्यक रूप से हॉर्न बजा के क्यों सामने वाले को परेशान कर रहे हो, और हॉर्न से आप खुद भी परेशान हो रहे हो। ये चीज़ें सीखने वाली हैं और हमें सीखना चाहिए। बिना बात हॉर्न क्यों बजाएं, बहुत ज़रूरी हो तो ही बजाना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, हाईवे पे जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं बहुत रैश ड्राइविंग भी शुरू हो जाती है, ट्रक्स भी बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, ओवरलोडिंग चलते हैं, और उन्हें क्या पुलिस का डर नहीं लगता उस वक्त, क्योंकि वो तो हाईवे है? बिल्कुल, डर तो लगता ही है। और जो हाईवेज पे जो पेनल्टीज है और स्पीडिंग के जो चालान है वो खूब होते हैं, और जिसके चालान पेनल्टी होता है वो उसको बाद में उसकी पीड़ा भी बहुत होती है कि इतनी हैवी मेरी पेनल्टी लग गई। लेकिन चूंकि उसको नियमों की पालना करे इसके लिए करना ज़रूरी होता है। अब पहले हमारे पास संसाधन कम थे, जो हाईवे पे और स्पीडिंग जो वाहन होते थे उनके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर पाते थे। अब तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, हमारे पास इस तरह के वाहन आ गए, इंटरसेप्टर आ गए कि वो साइड में खड़ा रहेगा और जो भी और स्पीडिंग वाहन चलेगा उसका चालान बन के उसके घर पहुंच जाएगा। हाँ, ये आज बहुत अच्छा हो गया। अब ये तो इस तरह की चीज़ों का है। तो अब अपने आप जैसे जैसे लोगों के पास चालान पहुंचेंगे तो वो जागरूक होंगे और ध्यान रखेंगे। पहले तो लोग ये ध्यान रखते थे, जैसे एक आध बार ऐसा एक जोक मैं बताता हूँ आपको कि एक आदमी रेड लाइट जंप करके और जैसे आगे निकला ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया। तो उसने पूछा, आपको भाई साहब रेड लाइट दिखी नहीं क्या? तो उसने कहा, साहब रेड लाइट तो मुझे दिख गई लेकिन आप नहीं दिखे, अगर आप दिख जाते तो मैं रोक लेता। तो जहाँ लोगों में ये सोच है कि ट्रैफिक पुलिस खड़ी है तब तो अपने को नियमों की पालना करनी है, और ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो अपन चाहे कैसे ही नियमों की अवहेलना करके चले जाएं, तो अब वो चीज़ भी अब नहीं हो पाएगी। ट्रैफिक पुलिस नहीं भी खड़ी है तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इस तरह से आने लग गई कि अपने आप ऑटोमेटिक कैमरे से आपका चालान हो जाएगा, चाहे ओवर स्पीडिंग का हो, चाहे रेड लाइट जंप का हो, या आप बिना हेलमेट जा रहे हो तो वो चालान आपके घर पहुंच जाएगा।
सर ये बहुत चीज़ें अच्छी हो रही है, पर हम जैसे देखते हैं, जयपुर में ही देखें, जयपुर ग्रामीण की बात करें, यहाँ थोड़े से आगे और चले जाएं, जब हम गाँव की तरफ जाते हैं तो हेलमेट उतर जाते हैं लोगों के। वो उनके लिए क्या कानून नहीं है क्या? क्यों ऐसा होता है कि अगर रेड लाइट भी है, जैसे हम झोटवाड़ा ग्रामीण की बात करें, वहाँ पर रेड लाइट है पर न कोई रेड लाइट मानता है, न कोई वहाँ रोकता है, और लोग बिना हेलमेट भी चले जाते हैं। और सब गांव के, पता है हम गांव के हैं साहब, हमने साफा लगा लिया या नहीं भी लगाया तो 3-3 सवारी चलते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि जागरूकता की कमी है, और जब तक लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि दुर्घटना होने से क्या परेशानी हो सकती है, हेड इंजरी की वजह से इतनी डेथ होती है, वो सारी चीज़ें जब लोगों को पता चलती है, या जिसके परिवार में जिसके घर में ये हादसा हुआ है वो तो इस चीज़ को समझता है, लेकिन दूसरे लोग नहीं समझते, तो उनको समझाने के लिए ही हम ये अभियान चलाते हैं, उनकी जागरूकता के लिए ये इस तरह की चीज़ें करते हैं। जो आजकल के युवा, बहुत हैवी मोटरसाइकिल्स आ गई हैं आजकल, और वो 400-400 500-500 सीसी की भी मोटरसाइकिल्स देखने को मिलती है, और उनमें जो साइलेंसर होता है वो पास वाली गाड़ी के पास से जब वो निकलता है तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, घबरा जाते हैं। और कई बार वो साइलेंसर की आवाज़ या हॉर्न की आवाज़ भी ऐसी बदल लेते हैं कि मतलब एक नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है और घबराहट भी हो जाती है, सामने वाला गड़बड़ा जाता है। तो क्या इनके लिए कोई कानून है या इन पे क्या बिल्कुल इनके लिए कानून है। जो पावर बाइक्स है, या जिनको कि आम भाषा में फटाके वाली बाइक्स बोलते हैं, तो इनके खिलाफ बिल्कुल कानून है, और इस तरह के जो फटाके वाली या बिना साइलेंसर के या इस तरह की तेज़ आवाज़ वाली पावर बाइक्स जो चलाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करके और वो वाहन जब्त करने का प्रावधान है। जी। और मैंने एक व्यक्ति को देखा था, उस दिन मैंने वीडियो भी बनाया, वो बिल्कुल साफा लगाया हुआ, धोती कुर्ता पहना हुआ, बुलेट गाड़ी के ऊपर खड़े होकर काफ़ी 1.5-2-3 किलोमीटर तक वो चलता रहा। लोगों ने वीडियो बनाए, पर क्या ऐसे लोग जो स्टंट करते हैं पब्लिक के बीच में, क्या ये जायज़ है? और अगर नहीं है तो वैसे ही नहीं है तो उस पर क्या चालान होता है, क्या कार्रवाई? बिल्कुल, ये बिल्कुल नाजायज़ है, और उसमें जो MV एक्ट के प्रावधान है, 184 MV एक्ट है, उसके तहत खतरनाक तरीके से वाहन चलाने में उसके चालान की कार्रवाई होती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें उसके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। जो IPC के सेक्शन है 279, 336, उसके अंदर मुकदमा दर्ज करके और उस व्यक्ति का चालान भी करते हैं और उस वाहन को भी जब्त करते हैं। इवन जब इस तरह के स्टंट के वीडियो हमारे पास आते हैं, तो अगर वाहन का नंबर अगर उसमें आ गया तो उस नंबर के आधार पे हम उस वाहन मालिक को ट्रेस करके उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो मैं आम जन से भी अपील करता हूं कि इस तरह के स्टंट होते हुए कहीं अगर आप देखें तो बिल्कुल उसका वीडियो बना के, उसका फ़ोटो खींच के, इस तरह का फ़ोटो हो कि उसमें वाहन के नंबर आ जाएँ, और वो फिर हमें भेज दें। जो हमारा यातायात पुलिस की हेल्पलाइन है, उस हेल्पलाइन पे वो वीडियो आप डाल दें, तो बिल्कुल हम उसको ट्रेस करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ अगर लगातार होती रहेगी तो लोगों में एक मैसेज आएगा कि ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भी किसी सुनसान रोड पे इस तरह का स्टंट करके और बच जाऊंगा। बिल्कुल उसको हम ट्रेस करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जाके पता चलता है हेल्पलाइन का कोई नंबर है या ऑनलाइन जाके? हाँ, हेल्पलाइन नंबर मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा। तो यातायात पुलिस हेल्पलाइन का नंबर है, उस नंबर पे आप ये सूचना डाल सकते हैं। जी, तो बिल्कुल हम बता देंगे कि क्या नंबर है, और अभी आप देख सकते हैं कौन सा नंबर है। आप इस पे कॉल करिए और आप बता दीजिए अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये गलत तरीके से वाहन चला रहे हैं, खड़े होकर या स्टंट कर रहे हैं, तो बताइए ज़रूर पुलिस को, क्योंकि आप बताएंगे, क्योंकि हम हर एक शख्स जो है, हर एक आम नागरिक का कर्तव्य है कि हम हमारी और दूसरों की रक्षा करें, है ना सर? एक जो यातायात की बात चलते चलते हम अब थोड़ा सा घर की तरफ भी मुड़ें, तो आपके परिवार में कौन कौन हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, दोनों अभी पढ़ाई कर रहे हैं जी, स्कूलिंग कर रहे हैं, और दोनों की खेल में रुचि है। जैसा कि मैं टेनिस खेलता हूं, तो दोनों बच्चे भी टेनिस के अच्छे प्लेयर हैं जी। मतलब पारिवारिक तौर पर कभी आप उनको लेकर घूमने निकलते हैं? तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ देखे जब आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे घूमने का भी शौक़ है और ट्रैकिंग भी करते हैं, वाइल्ड लाइफ का भी शौक़ है। और लकीली पुलिस सेवा में रहते हुए मुझे कई बार मेरे पदस्थापन ऐसी जगह रहे कि जहाँ काफ़ी मुझे वाइल्ड लाइफ का देखने का मौका मिला। रणथंभौर मेरी पोस्टिंग रही, जब अलवर पोस्टिंग थी, निमराना पोस्टिंग थी, तब भी सरिस्का, तो उन स्थानों पर भी हम जाते हैं परिवार के सहित, और जब भी समय मिलता है परिवार के साथ उसको बिताते हैं। तो अब तक के टेन्योर में कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी, कौन सा शहर अच्छा लगा? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। मेरा, जैसे मैंने बताया कि प्रोबेशन में मैं उदयपुर था, तो निश्चित रूप से उदयपुर की जो यादें हैं वो उस समय नए नए नौकरी में आए थे, तो उदयपुर काफ़ी अच्छा लगा। इसी तरीके से जो सवाई माधोपुर का मैंने बताया, तो रणथंभौर में वहाँ पोस्टिंग थी, और जो नेशनल पार्क था वो मेरी ज्यूरिडिक्शन में आता था,
तो जहाँ लोगों को तो मतलब टिकट लेके और वहाँ जाना पड़ता था, लेकिन हमारा तो वो ज्यूरिडिक्शन था, तो हम लोग की कोई शिकार करने वाला नहीं हो, कोई अवैध गतिविधियाँ नहीं हो, जंगल की कटाई नहीं हो। तो कई बार रूटीन में जो गश्त में हम निकलते हैं, जैसे यहाँ जयपुर शहर में तो गश्त में भी सड़कों पे ही निकलेंगे, वहाँ गश्त में भी हम जंगल में निकलते थे। और उस समय जंगल में निकलते समय कई बार ऐसा अनुभव होता था कि आप उस रोड पे जा रहे हो और सामने से टाइगर आ गया, तो आप बस अपनी जिप्सी वहीं रोक के खड़े हो जाते हो, और वो टाइगर अगर रोड पे आधे घंटे बैठा है तो आधे घंटे आप उसको बैठे बैठे निहारते रहो, वो अपनी मर्जी से ही जाएगा जी। तो वो बड़े अच्छे अनुभव थे, आज भी बड़ा अच्छा लगता है उन चीज़ों को याद करके। तो जितने भी दर्शक हैं देखने वाले पूरी दुनिया में आपको देख रहे हैं, क्या एक संदेश आप सभी को देना चाहेंगे यातायात के लिए और जनरल लाइफ के लिए? यातायात के लिए तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जब भी सड़क पे निकलें, वाहन चलाएं, तो न केवल अपनी खुद की सुरक्षा का ध्यान रखें, बल्कि जो दूसरे यात्री उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। यातायात नियमों का पूर्ण पालना करें, चाहे जो भी यातायात नियम है, चाहे सीट बेल्ट का प्रयोग करना है, चाहे हेलमेट लगाना है, चाहे आपको स्पीड का ध्यान रखना है, तो उन यातायात नियमों की पूरी पालना करें। खुद भी सुरक्षित सफ़र करें, अपने सफ़र को अच्छा बनाएं और बाकी लोगों के लिए भी सुरक्षित सफ़र करें। तो इसको यूँ भी कह सकते हैं, ए भाई ज़रा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी, ए भाई। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और ये जो मैसेज पुरानी फिल्मों से देते आए हैं, राज कपूर साहब ने भी कहा था, ये समझने की बात है, यातायात का पालन करिए, नियमों का पालन करेंगे तो सब अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लगा राजेंद्र जी आप यहाँ पर पधारे और इतनी अच्छी बातें हुई। और आपको कैसा लगा धरती धुरारी में आकर? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, और आपने न केवल मेरे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बल्कि पर्सनल लाइफ के बारे में भी जो आज बातें की, उससे पुरानी स्मृतियाँ वापस ताज़ा हो गई और बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। डी राजस्थान के कार्यक्रम देखते रहिए, एक से एक कार्यक्रम है। नमस्कार।